रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। आगे ब्रैकेट में उसका दूसरा नाम होता है, ये लिख लो। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, मैंने पहले भी बताया था जब बता रहे थे इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन, इरिथ्रोपोएसिस प्रक्रिया, याद है? तो इरिथ्रोसाइट आरबीसी का पूरा नाम लिखिएगा रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, साथ में ब्रैकेट में या डैश देके लिख सकते हैं इरिथ्रोसाइट, यानी ये आरबीसी का दूसरा नाम है, निक नेम है। ठीक है, लिखिएगा, लिखते रहेंगे समझते रहेंगे। ठीक है, आकार, संख्या इनकी कितनी होती है? तो अप्रॉक्स 5 मिलियन पर mm क्यूब। तो उतना जानने की जरूरत नहीं, कभी एग्जाम में नहीं। हाँ, एसएससी का देते आप, रेलवे का देते, तो इस टाइप के एग्जाम में संख्या पूछता है कि अमाउंट कितना होता है, तो 5 मिलियन पर mm क्यूब, यानी एक घन मिलीमीटर रक्त में, एक घन मिलीमीटर रक्त का मतलब होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब उसका क्या हो, 1 मिलीमीटर हो। तो एक घन मिलीमीटर ब्लड में लगभग 5 मिलियन होता है। शेप, इसका आकार कैसा होता है? तो आपने देखा शेप होता है बाइकॉनकेव, उभयावतल। बाइकॉनकेव, उभयावतल। आप फिजिक्स में पढ़े होंगे लाइट वाले चैप्टर में। बाइकॉनकेव मीन्स होता है बोथ साइड्स आर कॉनकेव। उभय तल अवतल, उभयावतल मतलब उभय तल अवतल, उभय मतलब दोनों साइड से। ठीक, नॉर्मली समझिएगा ऐसे ही, वहां तो फिजिक्स में समझना ही है कि कोई तल है, मान लीजिए ये एक तल है, सपोज दैट ये क्या है, एक तल है, और ये तल जिधर से आप देख रहे हैं उधर से देखने पर ऊपर से नीचे तक एक समान दिखता है, तो इस तल को कहते हैं समतल। समान दिख रहा है ऊपर से नीचे तक, तो ये क्या है, समतल है, प्लेन है। जिधर से आप देख रहे हो, यानी जिधर से लाइट आ रही है उधर से देखने में इसमें क्या हो, धसाव उत्पन्न हो, अवनति हो, कर्वेचर क्रिएट हो, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर टुवर्ड्स यू। तो इस तल को कहते हैं, चूंकि अवनति हो गई है इसमें, इसलिए इस तल को कहते हैं हिंदी में अवतल। ठीक है, कॉनकेव, बाबा जी को ठुल्लू मत समझिएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये कॉनकेव है, यानी कर्वेचर टुवर्ड्स यू। अवतल है मतलब इसमें अवनति हो गई, इसमें धसाव हो गया, इसी का जस्ट अपोजिट घुमा दे। अब क्या है, कर्वेचर तो है बट सेंटर ऑफ कर्वेचर अगेंस्ट यू। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स। इसमें क्या है, जिधर से आप देख रहे हो उद्भार उत्पन्न हुआ है, उन्नति दिख रही है, उन्नति दिख रही है, तो ये क्या होता है, उत्तल होता है। यानी नॉर्मली इसको पेपर पे दिखाते हो तो मान लीजिए लाइट इधर से आप देख रहे हो, तो ये क्या हो गया, समतल प्लेन, ये क्या हो गया, कॉनकेव अवतल, अवनति दिख रही है ना, और ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स उत्तल। दो तल है, एक इधर का एक दूसरे अपोजिट साइड का। देखिए मैं ब्लैक से अपोजिट, यानी ये अपोजिट साइड का है ना, ब्लैक कलर अपोजिट साइड बता रहा है। अब देखो यहां प्लेन अगर छोड़ दीजिए तो दोनों अपोजिट होता है, एक साइड का दूसरा साइड का चेंज हो जाएगा। तो यहां बाई कॉनकेव, बोथ साइड्स आर कॉनकेव, तो 3 डायमेंशनल में कैसे दिखेगा, वही मैंने कहा कि देखिए आरबीसी का शेप ऐसा होता है, लेकिन ऑन पेपर उसे आप दिखा नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि 2 डायमेंशनल फिगर में जब आप बाई कॉनकेव दिखाते हो तो ऐसे होता है, 2 कॉनकेव जोड़ देते हो, ऐसे बनता है, इधर से भी कॉनकेव और इधर से भी कॉनकेव। ध्यान रखिएगा, अच्छे से करना चाहिए। ये हो गया, तो इधर से भी कॉनकेव और इधर से कॉनकेव, तो ये क्या हो गया, ये हो गया बाई कॉनकेव। बाई कॉनकेव मतलब बोथ साइड्स ऑफ कॉनकेव, और ये 2 डायमेंशनल फिगर में ऐसे ही दिखता है, 2 डायमेंशनल फिगर में
ऐसे ही दिखाओगे, एक्चुअल में आपने देखा इसीलिए वीडियो दिखाते हैं। तो शेप इसका हो गया बाइकॉनकेव। लिखो कलर, या कलर रुक जाओ, एक चीज और लिखते हैं, लिख ही लो, कलर ही लिख लो। कलर क्या होता है? क्या होता है? रेड, लाल। पिगमेंट, पिगमेंट मतलब होता है वर्णक, यानी ये लाल कलर जो है, रेड कलर है, किसके कारण? हीमोग्लोबिन। देखिए हीमोग्लोबिन जो वर्ड है, ये दो वर्ड से मिलके बना है। एक होता है हिम, हिम मीन्स होता है आयरन, और हिंदी में हिम मतलब होता है बर्फ, आइस। हिमालय, बर्फ का घर। हिमालय मतलब क्या होता है? बर्फ का घर। तो हिम मतलब होता है यहां पे आयरन, हिम मीन्स क्या होता है? आयरन। और दूसरा वर्ड है ग्लोबिन। दोनों हिम और ग्लोबिन दोनों ग्रीक वर्ड है। इंग्लिश में ग्लोबिन को कहते हैं प्रोटीन। हीमोग्लोबिन मतलब होता है कि जब आयरन के साथ प्रोटीन अटैच हो जाए। और जो हीमोग्लोबिन का एक्चुअल कलर है वो होता है कौन सा? वायलेट, ध्यान रखिएगा। और इसके कारण आप कह रहे हो कि ब्लड का कलर जो होता है वो क्या होता है? रेड होता है। यही कहते हो ना आप? अब समझ, क्वेश्चन है, रेड कलर ऑफ ब्लड बिकॉज ऑफ, क्वेश्चन है। अब जिसको लगे लिखने वाली चीज वो लिख लिया करे, क्वेश्चन वैश्चन जो बोलते हैं। ये मत कहा करिए बाद में मैसेज करके सर जो क्वेश्चन बताते हैं बनाते हैं लिखवा दिया करिए। सब लिखवा ही देंगे तो खुद से आप क्या करेंगे? अब सुनिए कि ये जो क्वेश्चन क्या है कि रेड कलर ऑफ ब्लड बिकॉज ऑफ, रक्त का रंग लाल होता है। सुन तो लो, कह दिए मतलब सब लिखने ही लगे। ठीक, अरे ऐसा क्या, कुछ चीजें समझ लोगे जीवन में नहीं भूलता है। ऑप्शन मैं दे रहा हूं, देखो। ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन। लीजिए चार ऑप्शन, हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन। ये चार ऑप्शन है आपके पास। अब ध्यान से सोच समझ कर बताइए कि रक्त का रंग लाल इनमें से किसके कारण होता है? रुक जाइए कि ए कोई है? ए ऑप्शन वाला अभी यहां आपने लिखा कि कलर रेड, पिगमेंट हीमोग्लोबिन, और पूछ रहा हूं किसी का ए ऑप्शन है? तो कोई हाथ ही नहीं उठा रहा है, किसी का ए ऑप्शन नहीं है। चलिए ठीक, कितने लोगों का बी है? अच्छा, बी है, ठीक। सी किसी का नहीं है? सी ऑप्शन किसी का नहीं है? चलिए डी, डी ऑप्शन एक लोग का है, बाकी लोग? तो सही ऑप्शन इसका क्या, सही क्या है? ए,
इसका सही आंसर है ए नहीं बी। इसका सही आंसर है बी। सबका मतलब समझ लो, तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि देखिए हीमोग्लोबिन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हीमोग्लोबिन का ओरिजिनल कलर जो होता है बैगनी रंग का होता है, वॉयलेट कलर का होता है। बट ट्रेजेडी क्या है, हीमोग्लोबिन अगर देखिए, अगर हीमोग्लोबिन दिया और ये तीनों नहीं दिया है, तब आप हीमोग्लोबिन ही सही मारिएगा, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन के साथ ट्रेजेडी क्या है हमारे शरीर के अंदर, हमारे ब्लड में, कि हीमोग्लोबिन कभी भी फ्री रह ही नहीं सकता। वो हमेशा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ा होता है। ध्यान रखिएगा, जो हम बताए थे एक दिन कि हम जब इनहेल करते हैं तो लगभग इस एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं। हम जब एक्सेल करते हैं उसमें भी 4 to 5% ऑक्सीजन निकल के जाती है। यानी जितना ऑक्सीजन हम एक बार में अंदर ले जाते हैं उतना सब का सब यूज नहीं हो जाता। तो अंदर जाने के बाद जो शाइनी रेड कलर होता है वो होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी ये होता है HB हीमोग्लोबिन है, HB+O2, इसको कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसी रूप में होता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मतलब होता है HB+CO2 नहीं CO, ठीक है। तो जो हीमोग्लोबिन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ता है तो ये बना लेता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन विच इज टॉक्सिक फॉर अस। इसी को कहते हैं CO पॉइजनिंग। जब हम धुएं आदि में रहते हैं कहीं तो ये पॉइजनिंग होती है। पॉइजनिंग क्यों कहते हैं समझिएगा, अभी बता रहे, पहले इसको भी समझ लो। ये है HB+CO2। जब हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ता है तो ये बनाता है कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन। अब समझिएगा नेचर वाइज दोनों क्या है। चाहे ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो चाहे कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन हो, दोनों कंपाउंड हमारी बॉडी में बनते रहते हैं, बट दोनों जो होते हैं अनस्टेबल होते हैं, अस्थायी होते हैं। यानी हमारी शरीर की कोशिकाएं जो हैं उनको तोड़ के उसमें से ऑक्सीजन ले लेती हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो आपका लंग्स उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड तोड़ के बाहर निकाल देता है। अनस्टेबल कंपाउंड होता है, इसलिए ये हमारी बॉडी में बनता रहता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, रोज बनता रहता है, हमेशा बनता रहता है। बट जैसे ही आपकी बॉडी में ये बना, जब आप धुआं इस टाइप की चीजों में रहते हैं तो ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है इट्स अ स्टेबल कंपाउंड, ये स्थायी यौगिक हो जाता है और हमारी बॉडी सेल्स इसे तोड़ नहीं पाती। जब हमारी बॉडी सेल्स इसे तोड़ नहीं पाएंगी तो पॉइजन का काम कैसे करता है समझिएगा। यानी हीमोग्लोबिन से जब ये जुड़ गया, हीमोग्लोबिन से ही जुड़, अब हीमोग्लोबिन फ्री नहीं हो पाया। जब ये परमानेंट कंपाउंड बना लेगा, स्टेबल कंपाउंड बना लेगा, परमानेंट नहीं कहेंगे, स्टेबल कंपाउंड बना लेगा, तो हीमोग्लोबिन अब फ्री रह गया नहीं, रह गया ना। तो ये किसी दूसरे के साथ फिर कैसे जुड़ेगा। जब हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन फ्री नहीं होगा तो ऑक्सीजन कैसे जुड़ेगी। जुड़ने के लिए हम इनहेल करेंगे, ऑक्सीजन अंदर ले जाएंगे, लेकिन फेफड़े से फिर वो वापस आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्यों बाहर आ जाएगा, क्योंकि ब्लड में हीमोग्लोबिन फ्री नहीं है। तो इसे ही कहते हैं CO पॉइजनिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। अगर ये टिक गई हमारे शरीर में तो फिर राम नाम सत्य है। जैसे ये होता हम हॉस्पिटलाइज होते हैं और इसका जो एंटीडोट लगाया जाता है किसी जहर के, जब जो प्रतिजहर होता है उसको एंटीडोट बोलते हैं। तो जो एंटीडोट इसका लगाया जाता है किसका, CO पॉइजनिंग का, इसके लिए जो एंटीडोट लगाया जाएगा उसको कहते हैं कार्बोजन। कार्बोजन, कार्बोजन क्या है, CO पॉइजनिंग का एंटीडोट। किसी जहर को मारने के लिए दूसरा होता है, जैसे आप किसी को सर्प काट ले, स्नेक बाइट कर ले, तो जब ले जाते हैं हॉस्पिटल, तो अगर किसी के साथ कभी जाने का दुर्भाग्य हो, सौभाग्य तो नहीं कहेंगे इसे ना,
कि किसी को स्नेक बाइट कर ले और हम जा रहे हैं उसके साथ, तो देखोगे आप कितना भी कह दो कि करैत ने काट लिया है, किंग कोबरा ने काट लिया है, धामिन ने काट लिया, XYZ जितने भी सब का नाम जाते हो, डॉक्टर आपकी बात पे भरोसा नहीं करेगा। जितना आप बांध के ले गए सब खुलवा देगा, खोलो। और जब उसे जहर का असर उस पेशेंट पे दिखने लगेगा कि हाँ ये जहर है, ये क्या कर रहा है, शरीर को नीला कर रहा है, अब इसको दिक्कत हो रही है, तब जाके वो क्या है, इंजेक्शन निकाल के लगाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्नेक्स जो होते हैं ऐसे भी होते हैं जिनमें पॉइजन नहीं होता है। अगर वो स्नेक बाइट किया हो और आपके कहने पे डॉक्टर इंजेक्शन लगा दे, सांप काटने वाला जिसको हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, तो वहां जब घर से वहां तक तो घबरा रहा था बस, वहां जाने के बाद अगर इंजेक्शन लग गया तो फिर वो परम पिता परमेश्वर को प्यारा हो जाएगा। यानी जहर स्नेक में नहीं था, वो जो स्नेक बाइट वाला इंजेक्शन लगा, एंटीडोट लगा, वो जहर होता है। तो जहर सुने होंगे, डायमंड कट्स डायमंड, हिंदी में कहते हैं लोहा ही लोहे को काटता है। तो उसी तरह ये जो एंटीडोट है ये कार्बोजन है। कार्बोजन मींस क्या होता है समझिएगा, किसी भी चीज को थोड़ा सा रट के छोड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, हमेशा उसका मतलब समझोगे तो जीवन भर के लिए परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। कार्बोजन इज द मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड O2। कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बो ले लिया गया है और ऑक्सीजन का जन ले लिया गया है, बना क्या दिया गया, कार्बोजन। तो ये O2 और CA2 का मिक्सचर होता है। इसे लगा के जबरदस्ती क्या किया जाता है, शरीर के अंदर भेजा जाता है। जब ये शरीर के अंदर जाता है तो इस परमानेंट कंपाउंड को, सॉरी परमानेंट शब्द गलत है, स्टेबल कंपाउंड को ये कन्वर्ट करेगा आइदर दिस वन और दैट वन। या तो वो क्या है, कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट कर देगा या फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट कर देगा। दोनों में से किसी में कन्वर्ट कर दे आपका काम हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों ही क्या होते हैं, अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं। आपकी बॉडी की सेल्स उसमें से ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही क्या करती हैं, बाहर निकाल लेती है। तो ये हो गया तीनों ऑप्शन का मतलब। जैसे मैं बहुत लोगों से सुनता हूं कि सर मैंने आज तो दिन भर में 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, या एक सेट पेपर लगा लिया, 2021 वाला पेपर लगा लिया। और मैं कभी कभी पेपर सॉल्व करने बैठता हूं तो 4-5 घंटा लग जाता है मुझे 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन सॉल्व करने में। आज भी किसी भी सेट को लेके बैठते हैं 4-5 घंटे लग जाता है केवल 15-20 क्वेश्चन पहुंचते पहुंचते। फिर मैं यही सोचता हूं कि आप सॉल्व किस तरीके से करते हो। सॉल्व करने का मतलब हुआ था ये क्वेश्चन है, ये डी वाला ऑप्शन है, फिर ये चले आगे बढ़े, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2। ये तरीका से तो फिर जीवन भर आप सॉल्व करते रहिए, प्रीलिम्स होगा ही नहीं। क्योंकि जो क्वेश्चन आया है रिपीट करने के चांसेस हैं, 20% तक रिपीट करता है, लेकिन उसी के भरोसे कैसे रहोगे। कभी कभी अपना भी दिमाग, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का प्रीलिम्स का सबसे अच्छा तरीका होता है। जैसे एक क्वेश्चन था कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, 4 ऑप्शन था, ऑप्शन बी सही था। अब जब मुझे सॉल्व करना होता है तो मैं क्वेश्चन वही सामने ही रहेगा ये, अब मैं कोशिश करता हूं कि एक स्टैंडर्ड स्तरीय क्वेश्चन ऐसा बनाए, खुद से दिमाग में लिखने की जरूरत नहीं है, कि क्वेश्चन का लेवल ठीक रहे और उसका ऑप्शन ए सही हो जाए, तब दिमाग काम करना शुरू करता है। पेपर सॉल्व कर रहे हो, ऑप्शन बी है, तब तक दिमाग आपका नहीं काम कर रहा है। अब क्या है, उसी पेपर को, उसी क्वेश्चन को छोड़िए सामने और एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन सोचिए कि अब वो ऑप्शन ए सही हो जाए। अब इसमें नहीं कि इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा नहीं है जोड़ दें, ये वो नहीं, मैंने कहा ना स्टैंडर्ड क्वेश्चन सोचिए, फिर वो बना लीजिए, फिर क्वेश्चन वही है, अब स्टैंडर्ड क्वेश्चन सोचना है कि ऑप्शन सी सही हो जाए। सोचना है बस, कहीं लिखना उखना नहीं है दिमाग में। अब तब दिमाग आपका दौड़ना शुरू होगा। फिर क्या करिए, ये डी करिए, 1 घंटा लग जाएगा आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगर पहली बार ऐसे करने लगेंगे तो एक क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको 1 घंटा, लेकिन वो 1 घंटे में आपका सारा ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम 5 बार रिवाइज करोगे मेंटली। क्वेश्चन बनाने के लिए ना दिमाग आपका तेज दौड़ेगा और 5 बार रिवाइज करोगे 1 घंटे में, और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये होता है, अगर इस तरह से आप एक बार पेपर सॉल्व कर लीजिए जितना है घटना चक्र में, तो जीवन में फिर कभी किसी की नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
एक बार जो पढ़ लिए। सुने होंगे लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, 2 महीने की छुट्टी लेके आते हैं, प्रीलिम्स क्वालिफाइड, उसी में 1 महीना मेंस भी पढ़ रहे हैं। ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। उनके पास इतना समय नहीं कि फिर से चीजें रिवाइज करें, बैठ के नोट्स किसी का पढ़े, वो करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं। बाकी रिवाइज करने का यही सबसे बेस्ट तरीका होता है। जब क्वेश्चन बनाते हो तो पूरी चीजें अपने आप दिमाग में घूमने लगती है। एक बार बना के चेक करिएगा ना, आपके अनजाने में ही सब रिवाइज हो जाएगा। इस तरह से एक सेट सॉल्व करने में आपको लगेगा 10-15 दिन। लेकिन फिर अगर सच में सॉल्व कर लिए तो हिस्ट्री भी रिवाइज, पॉलिटी भी रिवाइज, ज्योग्राफी भी रिवाइज, सब एक बार दिमाग में आपके क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो हम लोग देख रहे थे क्या, पिगमेंट देखा था, कलर ऑफ ब्लड देखा था कि रेड कलर होता है, किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन मींस क्या होता है, हीम मतलब आयरन और ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, यानी यहां भी आयरन आ गया, कल भी आया था ना लास्ट क्लास में प्लास्टिड में। ठीक, कि जहां जहां लाल रंग होता है, अच्छा याद आया मुझे कुछ, ठीक, मैंने कुछ होमवर्क दिया था, आप ही के कहने पे दिया था कि खोजेंगे आप, आपने कहा था हाँ खोजेंगे। कि ईमानदारी बहुत बड़ी चीज है भाई, कितने लोगों ने नहीं खोजा। चलो ठीक है, नहीं खोजे, आगे आप ध्यान रखिएगा, खोजते रहिएगा। अब एक चीज लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एक पॉइंट लिखिएगा। इतनी ठंडी लग रही तुमको, सेंटा क्लास बन के बैठ गई हो। ठीक, लिखिएगा, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, नेक्स्ट पॉइंट है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, including human being, RBCs of all mammals, are including human being, RBCs of all mammals are non-nucleated, are non-nucleated। हिंदी लिखिएगा, मनुष्य सहित सभी स्तनधारियों की आरबीसी में, मनुष्य सहित सभी स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता। मनुष्य सहित सभी स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। एक्सेप्शन, अपवाद, कैमल एंड लामा, ऊंट और लामा, कैमल एंड लामा, ऊंट और लामा। लामा क्या होता है भाई, लामा नाम सुने कि नहीं, सुने हैं ना, क्या, गाय का, ये इधर कह रही है लोग भेड़ जैसी होती है वो, आप कह रहे हो, मैं तो कहता इंसान होता है, दलाई लामा। नहीं, दलाई लामा सुने हैं ना, चलिए, तो ये दलाई लामा नहीं, दलाई लामा क्या होता है, अगर इसके आगे जोड़ दिया जाए, दलाई लामा हो गया ये, तो दलाई लामा मीन्स क्या, दलाई लामा is the name of post, it's not the name of any person। then tell me what is the name of that person who is holding that post right now। जब आपको ये पहले से पता, जिनको था कि एक पद का नाम है, व्यक्ति का नाम नहीं है, तो बताओ कौन व्यक्ति है इस पद पे। अच्छा, बौद्ध है, ठीक, देखिए कितनी अच्छी चीज बताएं। लामा जो है न तो गाय की जैसा है न तो भेड़ जैसी है, ठीक, काम समझिए क्या करता है, आप समझ जाओगे कैसा है, फिर मतलब लामा जो है पहाड़ी क्षेत्रों पे वही काम करता है जो मैदानी क्षेत्रों पे गधे करते हैं। और मैंने इलाहाबाद में यही क्वेश्चन पूछा था कि आप बताओ कि मैदानी क्षेत्रों में गधे क्या काम करते हैं, तो वहां के एक स्टूडेंट ने बहुत सही लॉजिकल बताया
कि सर IAS PCS की तैयारी करते हैं। उसने तो लॉजिक दिया कि सर अगर मैं बचपन से बहुत पढ़ने में तेज होता तो मेरे माता पिता घर खेत गिरवी रख के भी मुझे मेडिकल या इंजीनियरिंग में भेजते, मैं जाता इंजीनियर बनता या डॉक्टर बनता। चलिए उस समय तेज नहीं हुआ, ग्रेजुएशन मैंने कर लिया, यानी 12th के बाद मेडिकल इंजीनियरिंग में जाते हैं, नहीं तेज था पढ़ने में, नहीं सही था, मेरे घर वालों ने नहीं भेजा। अगर मैं ग्रेजुएशन पढ़ते पढ़ते समझ गया होता, सीख गया होता, थोड़ा सिंसियर तेज हो जाता, तो मेरे माता पिता मुझे MBA MCA करवा देते। वो भी नहीं करवाया, क्या करवाए मतलब मैं क्या हूं? अगर उसके बाद थोड़ा बहुत और दिमाग होता तो मैं BEd CTET और UP टेट ये करके कहीं मास्टर हो जाता, टीचर हो जाता, नहीं तो फिर रिसर्च करता कहीं। जब कुछ नहीं कर पाया जो, तो भेज दिया गया इधर रैट रेस में, जाओ इलाहाबाद, संगम नगरी है, मोक्ष तो मिलेगा ही मिलेगा नहीं। तो ये खच्चर जैसा होता है, ठीक है, लामा, जो पहाड़ी क्षेत्रों पे सामान ढोने, क्योंकि होता क्या है, आप यहां कहते हो गाड़ी से ढो लेंगे, पहाड़ी क्षेत्रों पे अगर थोड़ा सा ऊपर जाना है तो 60 कट जाओगे, 20 मिनट में पहुंच जाओगे, और वैसे ऑन रोड जाओगे तो 2 चक्कर घूम के आना पड़ेगा, यानी 8-10 किलोमीटर चल के आना पड़ेगा आपका। और फ्यूल देख ही रहे हो, पेट्रोल डीजल रोज सस्ता हो रहा है, ठीक। तो लोग खच्चर वच्चर भी पाले रहते हैं, यानी लामा टाइप का जानवर जो है। और ये बेसिकली एंडीज पर्वत पे की जो रेंज होती है, जानते एंडीज पर्वत तो ऑस्ट्रेलिया में जानते ही होंगे, नहीं अच्छा यूरोप में है, वाह, कुछ लोग हाँ यूरोप में है, ठीक। अब आप जानिए कहाँ है। तो दलाई लामा कौन है भैया? दलाई लामा की क्या कहानी है, इतिहास में बताइए। अरे पोस्ट तो हो गया, कैसी पोस्ट है ये? प्रधानमंत्री जैसी है, राष्ट्रपति जैसी है, ले चले इतिहास में, थोड़ा ले चले कि फिर साइंस में ही रहें? ले चलिए, हाँ साइंस छोड़ के सर कभी भूगोल में ले चलिए, कभी। अच्छा एक बात बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के उदय जो था, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, क्या कारण था? वो जो निर्माण, बौद्ध धर्म ओरिजिनेट होने का क्या रीजन था? जैसे, और बताओ भाई, और गुड, पहला एक अच्छी बात इन्होंने बताई, इनका थॉट। कभी भी जो आप बुकिश लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हो ना, कोई 20 साल पहले भी पढ़ा होगा तो आपका लैंग्वेज स्टेटमेंट सुनते ही समझ जाएगा सही किताब वाली भाषा है, अपनी समझ वाली भाषा नहीं है। छुआछूत भी एक रीजन था। जैसे मान लो जो पहले क्या था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र, सपोज दैट मैं कोई लोअर कास्ट का हूं, सपोज दैट, आज के समाज में समझिए ना, आज के समाज से समझ जाओगे तभी। मैं अब किस कास्ट का नाम लूं, जो कहिए, लेकिन कोई पर्सनल मत लीजिएगा उसको, तब मैं बता रहा हूं कि हुआ क्यों ऐसा क्या था। अब क्या था, जैसे मैं कोई लोअर कास्ट का हूं, मैं पढ़ लिख के IAS हो गया, वो मैं अपने गांव गया, सोचा चलो गांव का विकास करूंगा, तो मैं IAS जहां हूं वहां ना, अब जैसे ही मैं अपने गांव जाऊंगा, जो बाकी सवर्ण लोग हैं, अच्छा आ गए फलाने, नाम लेके नहीं बुलाएंगे, जाति सूचक सबसे कमेंट, एक बार दो बार, फिर मेरे मन में आएगा है कुछ नहीं, दिन भर बैठ के जुआ खेलता है, चाहे फिर 2 पैसे की औकात नहीं है, मैं हूं IAS, रोज क्या कर रहा है, मुझे कमेंट कर रहा है ये, तो छोड़ो गांव में कौन जाए। मैं, मेरे बगल में शहर में उच्च जाति के लोग हैं, या कोई भी सम्मान दे रहा है, मुझे अपने घर बुला रहा है, यहां तो मैं दूसरे घर जा रहा हूं तो खुद वो चारपाई पे बैठा है और मेरे लिए क्या है, नीचे बैठने की व्यवस्था है, आज भी गांव में है। तो धीरे धीरे अब समाज में हम गांव की तरफ जाएंगे, नहीं जाएंगे, अब मैं रहूंगा शहर में, तो शहरीकरण को बढ़ावा मिलने लगा, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के उदय में कहीं ना कहीं नगरीकरण का भी रोल है, एकदम लेटेस्ट रिसर्च बता रहा हूं, एकदम लेटेस्ट क्या है ये, अभी कुछ दिन पहले BHU में सेमिनार हो रहा था बौद्ध धर्म पे। तो ये आप, चलिए हम इधर बौद्ध धर्म से आ जाते हैं इधर। तो बौद्ध धर्म में क्या था, बौद्ध धर्म में यही था ना, भगवान बुद्ध ने अपने स्टूडेंट से कहा कि बेटा धन का संचय मत करो,
केवल धर्म की बातें करो, धन का संचय नहीं करना था। तो अब आप ही जैसे खतरनाक स्टूडेंट उनके भी थे, तो उन्होंने कहा कि आप कहते हो खेती मत करो, ये मत करो, वो मत करो, धन का, दिन भर हम यहां बैठेंगे तो खाने को कहां से मिलेगा? तो बात तो उसने लॉजिकली कही कि दिन भर अगर हम लोग यहाँ बैठ के सत्संग करेंगे, कोई नो डाउट, लेकिन भोजन कहाँ मिलेगा? सही बात पे गुस्सा जल्दी आती है सबको। भगवान बुद्ध को गुस्सा आ गई। तो वही बात मैं जो पढ़े हो उसी को मैं आम बोलचाल की भाषा में आसान लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि याद कैसे रखते हैं। जब उन्हें गुस्सा आ गई तो गुस्से में उन्होंने कहा जाओ भीख मांगो। तब से क्या हो गए? बौद्ध धर्म के जो फॉलोअर्स हो गए वो भिक्षुक हो गए। भिक्षुक कहते हैं ना, तो लामा मीन्स बेगर, भिक्षुक। लामा इज द वर्ड ऑफ पाली लैंग्वेज। पाली में लामा है, पाली में हिंदी में कहते हैं भिक्षुक, और आंग्ल भाषा में क्या कहते हैं? बेगर। तो ये लामा आ गया। अब भीख मांगने लगे सभी लोग, यानी आप डोर टू डोर जाते थे, बात करते थे, खाने भर मांगते थे, उसके बाद बैठ के धर्म कर्म की बात करते थे। अब हर धर्म में कुछ मठाधीश होते हैं, धर्म के एक्सपर्ट। जैसे कि हिंदू धर्म में मकर संक्रांति 14 को है कि 15 को है, आप कितने भी पढ़े लिखे हैं बताएंगे पंडित जी, लेकिन ये तो साइंटिफिक त्योहार है ना। अब कोई ब्राह्मण होगा तो पर्सनल मत ले लेना भाई, ठीक है? वो क्या है, ब्राह्मण जी एक, जजमानी उनकी लंबी है, तो त्योहार के दिन दान दक्षिणा ज्यादा मिलती है, आधे घूमते थे, शाम हो जाती थी, आधा बच जाता था। नेक्स्ट डे तो आप उतना इंटरेस्टेड नहीं होता, इंसान जो दे दिया वो दे दिया, लेकिन जिस दिन त्योहार होता है उस दिन फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है। तो पंडित जी ने दिमाग लगाया कि इस त्योहार को 2 भाग में तोड़ दो, ठीक है? आधे जगह कहो कि क्या है 14 को है, आधी जगह कहो 15 को है, दोनों जजमानी एकदम पूरा फुलफिल। पर्सनल मत लेना, मैं ऐसे ही केवल कहा हूं, ठीक है? मुझसे उसका कुछ नहीं है। तो अब यहां जब तक गौतम बुद्ध जिंदा थे तब तक बौद्ध धर्म पे कोई कॉन्फ्लिक्ट होता था तो बौद्ध धर्म के कॉन्फ्लिक्ट को कौन सॉल्व करता था? बुद्ध जी। बेचारे क्षीर पकौदन खा के निर्वाण की प्राप्ति हो गई उनको कुशीनगर में, हो गई ना। अब बाद में पहले तो शुरू में सर्वसम्मति से मान लिया जाता था कि ये सबसे एक्सपर्ट हैं। तो जो एक्सपर्ट होते हैं, यहां दलाई मीन्स होता है मेन, हिंदी में कहते हैं प्रमुख, यानी उस भिखारियों का प्रमुख, मीन्स बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स का हेड, बौद्ध प्रमुख भिक्षुक। प्रमुख भिक्षुक मतलब वही जो हिंदू धर्म में पंडित जी हैं, मुस्लिम धर्म में मौलाना हैं, और क्रिश्चियन में पोप हैं, वही हैं ये। यानी कि अब सब लोग मिलके मानते थे कि जैसे क्लास में होगा, आपके फ्रेंड सर्किल होगा, तो उसमें आप जानते हो कोई क्वेश्चन होता है तो 4 लोगों से पूछते हो, फिर कहते हो ये बता रहा है, मतलब ये सही होने के चांसेस ज्यादा है, इसको सब बहुत पढ़ा लिखा है। तो वैसे जो ज्यादा जानकार होता था उससे बनाया जाता था दलाई लामा। अब थोड़े दिन बाद क्या है, कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि नहीं मैं ज्यादा जानकार हूं, दूसरे ने कहा मैं ज्यादा जानकार हूं। अब कैसे काम हो? पूरा बौद्ध धर्म देखो मैं 10 मिनट में समराइज करता हूं। तो अब एक ही है कि जो लोग ज्यादा जानकार बने उनके बीच टेस्ट करा लिया जाए, जो टेस्ट में ज्यादा नंबर पाएगा भाई वो आप जीत गए, आप क्या है वो। तो उसी टेस्ट को आप कहते हो बौद्ध संगीत। प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति, ये है ना। अब उसमें क्या होता था कि एक बार टेस्ट हुआ प्रथम बौद्ध संगीति, ठीक है, कहां हुई थी? राजगीर में। अरे कहीं भी, अब पूरा मत बताओ मुझे, ठीक है, मुझे इतिहास नहीं आता। तो अब धर्मगुरु मान लिया गया। अब उनके मरने के बाद दूसरा टेस्ट होता था। तो अब क्या है, स्टूडेंट तो आप ही की तरह रहेंगे ना। सुबह शाम को टेस्ट पहले हो गया तो सुबह वाले पेपर आउट, सुबह टेस्ट पहले हो गया तो शाम वाले पेपर आउट। तो आगे की धर्म संगीतियों में क्या है, ये टेंशन होने लगी कि धर्मगुरु तो अब उनकी बात को, उन्हीं की बात लोग फॉलो करते थे। तब से क्या हो गया कि दलाई लामा अपने मृत्यु के पहले ही टेस्ट वगैरह लेके अगले दलाई लामा को घोषित कर देते थे कि भाई विदाउट चीटिंग टेस्ट करवा रहे हैं, मेरे बाद कौन बनेगा, मैं निर्धारित करके जाता हूं, जाने के बाद लड़ना नहीं। और जाने के बाद जब लड़ाई हुई पहली बार तो बौद्ध धर्म टूट गया, हीनयान और महायान।
दो लोग लड़े आपस में कि नहीं मैं जीता, उन्होंने कहा मैं जीता, तुम चीटिंग की हो, तो भाई चलो दोनों लोग तोड़ देते हैं, धम टूट गया। यही तो है। अब इसको क्या, दो चार फैक्ट और जोड़ लो, बहुत धम तैयार। अब उसको प्री में लिखना हो, मेंस में लिखना हो, इंटरव्यू में लिखना हो, लिखो, दो चार फैक्ट जोड़ दो, पूरा मैंने शुरू से लेकर अंत तक तो बता दिया। बस क्या है, दो चार वर्ड जोड़ते रहो, फैक्ट जोड़ते रहो, प्री में हो जाएगा, कॉन्सेप्ट जोड़ो, थोड़ा पॉइंट निकालो, मेंस में हो गया। तो बस क्या है, कहने का मतलब मैंने बताया कि फनी इंटरेस्टिंग बनाओगे किसी भी चीज को तो दिमाग में टिकेगा, दिमाग में टिकेगा तो पेपर सॉल्व होगा। नहीं इंटरेस्टिंग बना पाए तो रट्टाफिकेशन जो है वो ज्यादा देर तक चलता नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब बस यही था कि इंसान सहित सभी स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते, दो में पाया जाता है, ऊंट और लामा में। अब क्वेश्चन लिख लीजिए, एक ठो, बहुत कहानी सुन लिए कि मानव में या अदर स्तनधारियों में नहीं पाया जाता है तो उसका मानव के या दूसरे मैमल्स को क्या प्रॉफिट लॉस है। या इसका काउंटर लिख सकते हो कि ऊंट और लामा में पाया जाता है तो इससे ऊंट और लामा को फायदा है कि नुकसान है, फायदा है तो क्या फायदा है, नुकसान है तो क्या नुकसान है। या मानव में नहीं पाया जाता है तो मानव को फायदा है या नुकसान है, फायदा है तो क्या है, नुकसान है तो क्या है। ये आप लिख के ले आइएगा। ठीक, मेरा काम है देते रहना और आपका काम है बस क्वेश्चन लिखना, आंसर मत। तो मैं अपना काम करते रहूंगा, आप अपना काम करते रखिएगा, बस क्वेश्चन लिखिएगा, आंसर आंसर से दूर रहिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे समझते हैं। ये हो गया, एक बार पीछे पलटो, क्या क्या हुआ, शेप, कलर, पिगमेंट। ठीक, देखो फॉर्मेशन प्लेस, निर्माण स्थल। अब मैं शॉर्टकट में, चूंकि प्रीलिम्स का टॉपिक है ना तो बहुत ज्यादा लंबा लंबा सेंटेंस बना के लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपको लिखना है आरबीसी का निर्माण स्थल, यानी आरबीसी बनती कहां है आपके शरीर में। तो आरबीसी आपके शरीर में बनती है लाल अस्थि मज्जा। आरबीसी हमारे आपके शरीर में कहां बनती है, लाल अस्थि मज्जा, बोन मैरो। जानते हैं खोपड़ी में होता है ये, नहीं, बोन मैरो कहां है, क्या है, नहीं। चलो अच्छा समझाने की कोशिश करता हूं। कितने लोग नॉनवेज खाते हैं, उठा लो फिर से एक बार हाथ। ठीक, इतने लोगों को तो मैं फील करवा दूंगा कि बोन मैरो क्या है। जो नहीं फील कर पाएगा तो फिर मैं उसको बोल के समझाऊंगा कि बोन मैरो क्या है। जैसे जो नॉनवेज खाते हैं तो अगर उनको चिकन मिला खाने को तो लात खाने की सोचते हैं, लेग पीस। ठीक, अगर मटन है तो उनको चाहिए हड्डी, और हड्डी इजिली अवेलेबल है तो फिर उसमें खोजते हैं नली, नली वाली पीस, याद है ना जो खाते हैं। अब खाने का क्या तरीका होता है, मांस नोच के तो उसी तरह खा जाना है, फिर उस नली को क्या करते हैं, बोलो जो खाते हैं, चूसते हैं और उसमें कुछ टेस्टी सा निकलता है, इसीलिए परेशान थे। कभी कभी तो कहीं हॉस्टल वगैरह में जब बनता था तो लड़ाई हो जाती थी, गोली चल जाती थी हम लोगों के समय में। अब आप लोगों के समय में तो जमाना ही बदल गया ना, अब तो आप स्टूडेंट यूनियन कहीं है ही नहीं, गोली चल जाती है, चल जाती थी उस समय। उसके बाद हॉस्टल में नॉनवेज बनना बंद हो गया, पनीर भी बनता था तो पनीर काट के अलग रखा रहता था, फ्राई करके सबको काउंट करके मिलता था, 4-4 पीस सबको। किसी में 5 पहुंच गया तो जो महाराज जो कुक था पहले सबसे पिटाई उसी की, उसको क्यों ज्यादा मिला मुझे, तो अलग होता था। आप लोगों तो आप उस तरह के हॉस्टल में रहते ही नहीं होंगे जो होता था यूनिवर्सिटी वगैरह का हॉस्टल। तो जो वो गाढ़ा लिसलिसा सा जो निकलता है जिसके लिए हम परेशान थे नली खाने के लिए, दैट इज बोन मैरो। अगर आप नहीं खाते हैं तो सुनिए, लंबी गोल खोखली हड्डियों के बीच पाए जाने वाले गाढ़े लिसलिसे पदार्थ को अस्थि मज्जा कहते हैं। इट्स अ स्टिकी सब्सटेंस प्रेजेंट इन लॉन्ग ट्यूबुलर हॉलो बोन्स, यानी जो हर हड्डी में नहीं होता बोन मैरो, लंबी होनी चाहिए, गोल और खोखली होनी चाहिए, तो उसके अंदर क्या होता है,
मटेरियल जो गाढ़ा लिसा सा होता है वही क्या होता है, बोन मैरो। तो लंबी गोल, अरे लिखो मत, पूरा हड्डी पसली वाला पूरा चैप्टर तो बचा ही है अभी। अरे स्केलेटन सिस्टम, उसमें क्या लिखोगे, उसमें भी तो यही सब लिखना है कि कोई अलग से हड्डी बनेगी, तो स्केलेटन सिस्टम में लिखना। तो बोन मैरो जो होती है रेड बोन मैरो, दो तरह की होती है, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा और पीत अस्थि मज्जा। तो अभी यहां आया, तो शॉर्टकट होता है कि आरबीसी आरबीएम में बनता है। अपना याद करने का तरीका कि आरबीसी आरबीएम। तो निर्माण स्थल आपने लिखा, फॉर्मेशन प्लेस लिखा आपको आरबीएम, रेड बोन मैरो। फिर लिखो फॉर्मेशन प्रोसेस, निर्माण की प्रक्रिया, यानी आरबीसी जिस प्रक्रिया से बनती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फॉर्मेशन प्रोसेस। अब इसका भी ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान रखना। आरबीसी का नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट। अभी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का भी नाम आएगा, सब उसी पैटर्न पे जाएगा, इसलिए मैं अभी बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। आरबीसी का नाम है इरिथ्रोसाइट। तो इरिथ्रोसाइट को बनाने की जो प्रक्रिया है वो है इरिथ्रोपोएसिस। याद है ना, एक बार और बताए थे, इरिथ्रोपोएसिस। फॉर्मेशन प्लेस हो गया, फॉर्मेशन प्रोसेस हो गया, फॉर्मेशन टाइम, निर्माण एकदम सीक्वेंस में मैं भी सोच के सेट किया हूं अपने दिमाग में, आपको भी ऐसे सोचना है। निर्माण स्थल, निर्माण की प्रक्रिया, निर्माण में लगा समय, फॉर्मेशन टाइम, जानते हो आप लोग कितना